और सत्ते की आंखें छत, फर्श और खिड़कियों में से घूमती हुई फिर उस दीवार पर आकर अटक गई। उस लकड़ी की दीवार का एक अपना ही व्यक्तित्व था। जगह जगह उस पर कीलों और चाकुओं से तरह तरह की लिपियां खोदी गई थी। शब्दों की आकृतियां कुछ ऐसी थी कि कहीं तो ऐसा लगता था कि दीवार मुस्कुरा रही है और कहीं लगता था कि मुंह बिचका रही है। पिछले कई वर्षों से जो किराएदार उस घर में आकर रहे थे, उनमें से कई एक अपने अस्तित्व का लेखा जोखा उस दीवार पर छोड़ गए थे। दीवार के एक कोने में गहरे फारसी अक्षरों में खुदाई की गई थी, श्री मुमताज उर्फ मुमताज महल। उसके सामने के कोने में जैसे सांप्रदायिक हिसाब किताब बराबर रखने के लिए किसी ने बहुत बाद में देवनागरी अक्षरों में अपना नाम खोद दिया था, दम्मो अर्थात दमयंती। दीवार के बीचों बीच किसी ने 1.5 फुट रकबा घेरकर अपना नाम जोड़ दिया, बिल्लू। उसके नीचे बाद में किसी और ने तिरछे अक्षरों में जोड़ दिया, उर्फ ब्लू ब्लैक। एक जगह पहले जैसे फारसी अक्षरों में लिखा था, मैं अपनी रूह यहीं छोड़े जा रही हूँ, श्री मुमताज, 13 अगस्त 47। उसके 1.5 महीना बाद 30 सितंबर 47 को किसी ने उसके नीचे स्वीकृति लिख दी थी, बहुत बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। दीवार के उस भाग में जो दरवाजे की चौखट से जा मिला था, किसी ने बहुत जल्दी में जैसे चलते चलते लिखा था, मुझे तुमसे मोहब्बत है। उसके नीचे टिप्पणी की गई थी, मेरी जान, आप नर हैं या मादा। इसके अलावा और भी कई तरह की लिपियां थीं, कुछ अस्पष्ट और उलझे हुए नाम, कुछ आड़ी तिरछी लकीरें और कुछ अनिश्चित सी आकृतियां जिनके तरह तरह के अर्थ निकल सकते थे। जाने कब कब किस किस ने किस किस उद्देश्य से ये आकृतियां बनवाई थी। एक गोल चेहरा था जो चेहरा न होकर किसी जानवर का पेट भी हो सकता था। एक ऊद बिलाव की आंख थी जो सारी दीवार पर अपनी मनहूसियत छाया डाली थी, और एक गहरा जख्म था जो दीवार के छिलने के असफल प्रयास से वहां बन गया था। सत्य को ना जाने क्यों इस दीवार से चिढ़ हो रही थी। उसकी आंखें जब जब उन शब्दों और आकृति पर पड़ती, एक अव्यक्त सी झुरझुरी उसके शरीर में भर जाती थी। दीवार की एक एक लकीर में उसे कुछ रहस्य दिखाई देने लगता और उसका मन होता कि किसी तरह वे सब लिपियां मिट जाएं और यह दीवार फिर से कोरी हो जाए। कम से कम उस मनहूस आंख को तो वहां से जरूर वह मिटा देना चाहता था। उसे लगातार अपनी ही तरफ घूरती हुई लगती थी। जाने किसकी आंख थी और वह यहाँ क्यों बनाई गई थी। उस आंख के कुछ सामने से हटाने के लिए वह चारपाई से उठकर खिड़की के पास चला गया। नीचे गली में कोई हलचल नहीं थी। जो बच्चे दिन भर वहां खेला करते थे और जिनकी वजह से अक्सर वह परेशान हो उठता था, वे भी उस समय वहां नहीं थे। सामने घर की टूटी हुई नाली का पानी अपनी आवाज के साथ गली में गिर रहा था, जिससे गली बिल्कुल निर्जीव तो नहीं लगती थी। पास ही कूड़े का ढेर था जो एक चमगादड़ की तरह अपनी जगह से चिपटा हुआ था। जीने पर पैरों की आहट और प्याली में चम्मच हिलाने की आवाज ने उसका ध्यान गली से हटा दिया, मगर वह खिड़की के पास से नहीं हटा। वह यह नहीं जतलाना चाहता था कि उसने यह आवाज सुनी है या उसे किसी के कमरे में आने का पता है। उसे उस आवाज में एक चुनौती, एक अवज्ञा सी महसूस हो रही थी, जैसे कि वह आवाज केवल उसे दुखाना और हीन करना चाहती हो। कुछ क्षण वह आवाज थोड़े फासले पर रुकी रही, फिर उसके कानों के बहुत पास आ गई। चाय ले लीजिए। उसने घूमकर देखा कि राजो चाय की प्याली लिए सिर झुकाए खड़ी है। उसकी आंखें रो रो कर सूज गई हैं और उसके चेहरे पर स्याह झाइयां सी पड़ गई हैं। वह जैसे बहुत कठिनाई से अपनी आवाज को संभले हुए थी। सत्ते पल भर उसे देखता रहा, फिर चुपचाप जाकर चारपाई पर बैठ गया। चाय लीजिए, राजू ने उसके पास जाकर फिर कहा। तुझसे किसने चाय लाने को कहा है? सत्य को खुद लगा कि उसकी आवाज जरूरत से ज्यादा तीखी है। जी, बीजी ने कहा है कि आपकी चाय का वक्त हो गया है। वक्त हो गया? तो ये आप आकर चाय नहीं दे सकती थी? उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं दे दूं। कहते हुए राजू ने चाय की प्याली खिड़की के पास के आले में रख दी और चुपचाप नीचे को चल दी। सुन, वह दहलीज लांघने लगी तो सत्य लगभग चिल्लाकर बोला, राजू। राजू रुक गई और बिना कुछ कहे झुकाए वहीं खड़ी रही। तेरा रोना अभी तक बंद होगा कि नहीं? राजू की आंखों में पल भर के लिए चमक आ गई और उसकी गर्दन तन गई। मैं कहाँ रो रही हूँ? उसने कहा। रो नहीं रही तो क्या मैं यूं ही बक रहा हूँ?
मुझे तेरी आंखें नजर नहीं आती? राजू की आंखों की चमक थोड़ी और बढ़ गई। उसने अपना होठ काट लिया। बोलती क्यों नहीं? सत्ते फिर गरजा। किसी की बात का तुझ पर कुछ असर भी होता है? राजू की आंखें उसके चेहरे से हट गईं और वह दहलीज लांघकर सहसा नीचे को चल दी। सुन! सत्ते गुस्से के मारे चारपाई से उठ खड़ा हुआ। मैं ये चाय नहीं पीऊंगा। राजू बिना कुछ कहे जीने से नीचे उतर गई। मैं कह रहा हूं ना, यह प्याली यहां से उठाकर ले जा। सत्ते मारे गुस्से के बेहाल सा होकर बोला, मगर राजू तब तक नीचे पहुंच चुकी थी। वह भन्नाता हुआ आले के पास पहुंचा, प्याली उठाकर कुछ पल हतप्रभ सा चाय को देखता रहा, फिर झटके से चाय उसने नीचे गली में फेंक दी। मन हुआ कि प्याली को भी साथ ही पटक दे, मगर प्याली की कीमत का ध्यान आ जाने से उसने हाथ रोक लिया। फिर जीने के पास जाकर उसने जोर से कहा, किसी को मेरे पास ऊपर आने की जरूरत नहीं। मुझे आज चाय या खाना वाना कुछ नहीं चाहिए। खामाखा सब लोग दिन भर मुझे परेशान करते रहते हैं। कमरे के में आकर उसने जोर से दरवाजा बंद कर लिया। चारपाई पर बैठते ही दीवार की लिपियां फिर उसके सामने आ गई। मैं अपनी रूह यहीं छोड़े जा रही हूँ, श्री मुमताज। 13 अगस्त 47। मेरी जान आप न रहें या मादा, BILLU। और वह ऊद बिलाव की आंख। वह दीवार जाने कितने साल पुरानी थी। कई जगह उसकी लकड़ी को घुन लग गया था। जब वह मकान बना था, ना जाने वह दीवार तब साथ ही बनी थी या बाद में किसी किराएदार ने अपनी सुविधा के लिए लकड़ी का पार्टीशन डलवाकर उस बड़े कमरे को 2 हिस्सों में बांट लिया था। तख्तों के बीच की दरार के साथ हिस्से की रोशनी नजर आती थी। वह हिस्सा अब घर का फालतू सामान रखने के काम में आता था। जाने क्या क्या चीजें वहां जमा थी। खाली बोतलें, पुराने पीपे, फटे हुए बोरे, टूटी हुई कुर्सियां और कई तरह की टोकरियां, दरातियां, कठौते और टीन का एक हमाम जो बरसों से पानी गर्म करने के काम नहीं आया था। वह हिस्सा जैसे एक छोटा सा कब्रिस्तान था, जहां कितनी ही चीजें अपने पुराने इतिहास को अपने में समेटे ना जाने कितने अरसे से दफन थी और इस हिस्से को उस हिस्से से अलग करती थी। लकड़ी की वह दीवार। दम्मो अर्थात दमयंती। कौन थी यह दम्मो? उसने अपना नाम दीवार पर क्यों लिखा था? वह उस घर में किन दिनों रहती थी? उसकी शक्ल सूरत कैसी थी? उम्र कितनी थी? अब वह कहाँ होगी? आज अगर आकर वह इस दीवार पर अपना नाम लिखा हुआ देखे तो क्या उसे खुशी होगी या उसके मुंह से उदासी की एक लंबी सांस निकल पड़ेगी? और वह बिल्लू यह उस घर में कब रहता था? उसने अपना नाम लिखने के लिए 1.5 फुट रकबे की जरूरत क्यों पड़ी? क्या वह इससे अपने शरीर के लंबे चौड़े डील डॉल को व्यक्त करना चाहता था या अपने ठिगनेपन को छिपाना था? और जिसने उसका नाम का अर्थ ब्लू ब्लैक कर दिया, उसे उस बिल्लू से क्या चिढ़ थी? और श्री मुमताज? उसके संबंध में इतना तो निश्चित था कि वह विभाजन से पहले उस घर में थी। विभाजन से 2 दिन पहले तक थी। क्या वह घर उसने 13 अगस्त 47 को छोड़ा था? कैसे छोड़ा था? और उसने यह क्यों लिखा था कि मैं अपनी रूह छोड़े जा रही हूँ? जाने से उसका क्या अभिप्राय था? उस घर में से उस शहर से जाना था। श्री मुमताज उर्फ मुमताज महल। वह लड़की अपने को मुमताज महल क्यों समझती थी? क्या उसके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति था जिससे उसे आशा थी कि वह उसके बाद उसके लिए ताजमहल बनवाएगा, या दीवार ही उसका ताजमहल थी? सत्ते ने होठों को गीला किया और अपने घुंघराले बालों में हाथ फेर लिया। उसे लग रहा था कि कोई बहुत बड़ी बात उसके मन में घुमड़ रही है, जिसे यदि वह बाहर व्यक्त कर सके तो वह एक महान रचना का रूप ले सकती है। कितनी ही बार ऐसी बातें उसके मन में आती थी जिनसे वह सहसा चमत्कृत हो उठता, परंतु जिन्हें बाहर व्यक्त करने को उसे अवसर ही नहीं मिलता था। यदि वह अपने मन की सब बातें लिख सकता था, आज कितना बड़ा लेखक होता, दुनिया में उसकी कितनी कद्र होती, लोगों के उसके नाम कितने कितने पत्र आते, वह जिधर से आता लोगों की आंखें उसकी तरफ उठ जाती और लोग पास आकर उसके हस्ताक्षर मांगते। मगर जाने क्या बात थी कि जब वह लिखना चाहता था तो उसके मन की बात कागज पर उतरती ही नहीं थी। वह हर बात जो मन में उमड़ती हुई बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण लगती थी, कागज पर लिख देने से बहुत फीकी सी हो जाती। कम से कम हरीश उसकी लिखी हुई चीज़ों को पढ़कर ऐसा ही भाव दिखलाता था। उनमें से कुछ भी सार ना हो। कभी कभी उसे लगता था कि हरीश केवल ईर्ष्या के कारण ही ऐसा करता है। उसकी व्यंग्यपूर्ण मुस्कुराहट उसकी अपनी हीनता को ही प्रमाणित करती है, अन्यथा कभी तो हरीश ने उसकी किसी चीज की प्रशंसा की होती।
एक तरफ वह था जो किसी जमाने में हरीश की लिखी हुई रद्दी से रद्दी चीज को पढ़कर भी उसकी प्रशंसा किए बिना नहीं रहता था, और दूसरी तरफ वह आदमी हरीश जिसके पास उसके लिए सिवाय एक व्यंग्यपूर्ण मुस्कुराहट के कुछ नहीं था। क्या इसका कारण इतना ही नहीं था कि उस आदमी को अपनी सतही सफलता का बहुत गुमान था? उसकी सफलता सतही सफलता ही तो थी, उसकी रचनाओं में गहराई कहाँ थी? उस बार एक समीक्षक ने किस बुरी तरह उसकी खबर ली थी, बखिए उधेड़ कर रख दिए थे। बाद में लोगों से मिल मिलकर किसी तरह अपनी प्रशंसा लिखवा ली, तो फिर दिमाग आसमान पर चढ़ गया। आज वह स्वयं इस आदमी की रचनाओं की समीक्षा लिखे तो एक एक को रुई की तरह धुनकर रख दे, मगर लिखने की तो अब आदत ही छूटती जा रही है। दरअसल दिमाग काम की वजह से इतना थका रहता है कि लिखना लिखाना उससे नहीं हो पाता। पहले घर में शब्दकोश लेकर अंग्रेजी की कविताओं से माथा पच्ची करो, फिर जाकर 3 घंटे कॉलेज में उनके अर्थ लड़कों को बताओ। अगर साथ में रोटी कमाने की फिक्र ना होती और इतनी थकान ना रहा करती तो वह आज एक प्रतिष्ठित लेखक ना माना जाता। यूनिवर्सिटी की परीक्षाओं में वह सदा सर्वप्रथम नहीं रहा था। वह कितनी व्यवस्था से अपना काम किया करता था, जबकि हरीश उन दिनों ठीक से काम न करने की वजह से अध्यापकों से ताने ही सुना करता था। अब हरीश आवारा किस्म की जिंदगी बिताता है, नौकरी वोकरी नहीं करता, इसलिए लोग भी सोचने लगे कि उसमें शायद कुछ विशेषता होगी। इस देश में लिखने वाले लोग हैं ही कितने। जो 4 पंक्तियां लिख लेता है वही अपने को लेखक समझने लगता है, और देशों में इस तरह के लोगों की बात भी नहीं पूछी जाती। उसने उठकर अलमारी खोली और सिगरेटों का डिब्बा निकाल लिया। 3 कासल्स के सिगरेट उसने खास खास मौकों पर पीने के लिए रखे थे। जब कभी मन बहुत परेशान होता तो वह उस डिब्बे को निकाल लिया करता था। उसने एक सिगरेट निकालकर ढीले ढाले ढंग से मुंह में लगाया और जली हुई माचिस को क्षण भर देखते रहने के बाद उसे सुलगा लिया। मुंह से धुआं निकला तो उसे लगा कि उसकी लचक में एक विशेषता है जो वह वही पैदा कर सकता है। यह लचक उसके अंदर की कलात्मकता का प्रमाण है। यदि इस कलात्मकता को सही मार्ग देने के लिए वह समुचित प्रयत्न भी कर पाता। BILLU बिल्लू उर्फ ब्लू ब्लैक। सत्य का चेहरा हंसी से फैल गया। उसे लगा उसे हरीश का वर्णन करना हो तो वह शायद कुछ ऐसे ही ढंग से करेगा, बिल्लू और उर्फ ब्लू ब्लैक। उसने कठिनाई से अपनी हंसी को गले में रोके रखा। वह नहीं चाहता था कि हंसी की आवाज नीचे सुनाई दे, जिससे घर के लोग सोचे कि उसका गुस्सा उतर गया है। गुस्से की बात सोचने पर उसकी हंसी सचमुच गायब हो गई और उसके माथे पर लकीरें पड़ गई। उसी आदमी की वजह से तो आज उनके घर में यह स्थिति पैदा हुई। कितना अच्छा होता जो कभी उसकी उस आदमी से दोस्ती ना हुई होती और ना ही वह उसे अपने घर में लाया होता। आज उस आदमी की वजह से ही उसने राजू को पीट दिया। आज दिन चढ़ा ही ऐसा मनुष्य था कि सुबह से ही उसका सिर भन्नाया हुआ था। नींद खुलने पर उसे जो चाय मिली वह इतनी कड़वी थी कि मुंह के साथ साथ दिमाग का जायका भी बिगड़ गया। जीने के नीचे जाते हुए एक पेड़ी से पांव फिसल गया, जिससे बाहीं कोनी में चोट आ गई। उस पेड़ी की मरम्मत के लिए वह कई दिनों से घर में सबसे चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था। उसके बाद नहाकर कंघी करते हुए सहसा उसकी नजर पिटारी पर पड़ गई, जिसमें कुछ चिट्ठियां एक रेशमी रुमाल में लपेट कर रखी थी। राजू के ट्रंक के बाहर वह पिटारी खुली हुई पड़ी थी। शायद उसे खोलने के बाद राजू को किसी काम से बाहर बुला लिया गया था और वह वापस ट्रंक में रखना भूल गई थी। चिट्ठियों को देखने की ज्यादा उत्सुकता उसे इसलिए हो आई थी कि उन अक्षरों की बनावट वह अच्छी तरह पहचानता था। एक वक्त था जब हर दूसरे तीसरे दिन उसे हरीश की चिट्ठी आया करती थी। वह उसकी हर चिट्ठी बहुत चाव के साथ घर के लोगों को पढ़कर सुनाता था। उन दिनों हरीश की उससे नई नई मित्रता हुई थी और वह घर में उस आदमी की बहुत प्रशंसा किया करता था। और शायद इसी का फल था कि आज उसे अपनी बहन को, उसी बहन को जिसे कभी न जाने कितने लाड़ प्यार से वह कंधों पर उठाए घूमा करता था, इस तरह बुरी तरह पीट देना पड़ा था। राजू से उसने यह आशा नहीं की थी कि वह उसके सामने इस तरह धृष्टता करेगी। खुली हुई पिटारी के पास खड़ा होकर वह पल भर स्तब्ध भाव से उन अक्षरों को देखता रहा था। यहाँ तक कि पल भर के लिए उसे लगा कि उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा है। ना जाने क्या क्या अकल्पित विचार एक साथ उसके मस्तिष्क में कौंध गए थे। वह व्यक्ति कब से राजू के नाम की चिट्ठियां लिख रहा था? राजू क्यों उन्हें इस तरह संभाल कर रखे हुए थी? क्या उन दोनों के बीच किसी तरह की घनिष्ठता स्थापित हो चुकी थी? कुछ अर्सा पहले एक बार हरीश उसकी अनुपस्थिति में उस घर में आया और 2-1 दिन वहां रहा भी था।
उन दिनों उस आदमी ने उसकी अनुपस्थिति का कोई अनुचित लाभ तो नहीं उठाया? यह क्या उसका अपना ही दोष नहीं था? उसने एक ऐसा मौका आने दिया जबकि वह जानता था कि घर में राजू के पास बूढ़े माँ बाप के सिवाय और कोई नहीं है और वे दोनों लड़की को लाड़ लड़ाने में किसी भी हद तक जा सकते हैं। उसने पिटारी उठा ली। उसे लिए वह चुपचाप ऊपर अपने कमरे में चला आया। अधिकांश चिट्ठियां वही थी जो हरीश ने पिछले कुछ वर्षों से स्वयं उसी के नाम लिखी थी, जो उसने घर में पढ़कर सुनाई थी। उसके अतिरिक्त 2-1 चिट्ठियां ऐसी भी थी जो उसके पिता के नाम आई थी। उनमें से एक हरीश ने अपने आने की सूचना दे रखी थी और दूसरे में उनके आतिथ्य के लिए उन्हें धन्यवाद दिया था। हाँ, एक चिट्ठी थी और वह चिट्ठी थी राजू के नाम, जिसके अंत में मैं और मैं के बाद 3 बिंदु थे। कोई बात थी जो बिना लिखे उन बिंदुओं द्वारा व्यक्त की गई थी। दूसरे पत्रों को देखते हुए उसके मन में खींच और झुंझलाहट भर रही थी, परंतु उन बिंदुओं ने संदेह का वास्तविक सूत्र देकर उसे खींच को एक गंभीर भाव में बदल दिया। वह देर तक उस पत्र को उलट पुलट कर देखता रहा और उन बिंदुओं के तरह तरह के अर्थ की कल्पना कर रहा था। कुछ देर के बाद वह पिटारी हाथ में लिए नीचे फिर चला गया और बाहर के कमरे में पहुंचकर उसने पिटारी वहां मेज पर रख दी। बीजी और बाबूजी उस समय वहीं थे। उसने गंभीर भाव से उन दोनों को देखते हुए राजू को भी वहां बुला लिया। राजू रसोई घर में आटा गूंथ रही थी। गीले हाथों को दुपट्टे से पोंछते हुए आकर खड़ी हो गई। इस पिटारी में किसकी चिट्ठियां हैं? उसने कई क्षण राजू की ओर ताकते रहने के बाद गंभीर स्वर में पूछा। राजू ने एक बार पिटारी की तरफ देखा और फिर हक्की बक्की उसका मुंह देखने लगी। अरे पूछता हूं किसकी चिट्ठियां हैं? बीजी उठकर पिटारी के पास आ गई। बाबूजी अपनी कुर्सी पर बैठे ही रहे, परंतु उनकी आंखें किसी आशंका से फैल गईं। किसकी चिट्ठियां हैं बताती क्यों नहीं? बीजी ने राजू की बांह को थोड़ा झिझोड़ा। आपके सामने पड़ी है, देख लीजिए किसकी चिट्ठियां हैं। राजू सहसा तीखे स्वर में बोली। तू नहीं बता सकती? वह चिल्लाया। गुस्से से उसके माथे की नसें फड़क रही थी। आपको तो पता है किसकी चिट्ठी है। आप ही के नाम तो आई हुई हैं चिट्ठियां। मैंने संभाल कर रख दी थी, शायद कभी आपको जरूरत पड़े। मेरे नाम और लोगों की भी तो चिट्ठियां आती है, उन सबको तो तू संभाल कर नहीं रखती। यह एक ही आदमी ऐसा क्यों है जिसकी सारी चिट्ठियां तुझे खास लगती हैं और जिन्हें संभाल कर रखने की जरूरत महसूस होती है? मैं सोचती थी कि ये एक लेखक की चिट्ठियां और वह आपका दोस्त भी है, इसलिए। वह लेखक है या क्या है यह सब जानता हूँ, और यह भी जानता हूँ कि ये चिट्ठियां तू संभाल कर क्यों रखती है। मैं नहीं जानता कि हमारे घर में इस तरह की बात कभी हो सकती है। मुझे पता होता कि तू ऐसे गुल खिलाने में है तो मैं कब के तुझे यहाँ से इन लोगों के पास अकेली ना छोड़ता। आप सुन रहे हैं बाबूजी, यह लड़की क्या कर रही है? बाबूजी ने धीरे से सिर हिलाया। उनकी आंखों में घना कोहरा सा घिर आया। बीजी माथे पर हाथ रखे हुए फर्श पर बैठ गई। मैं जानना चाहता हूँ कि तेरे नाम आई चिट्ठी में इन बिंदुओं का क्या मतलब है। वह उस चिट्ठी को अलग निकालकर उसे हाथ से झटकता हुआ बोला। राजू का चेहरा सख्त हो गया। उसकी आंखों में आंसू भर आए। लगा कि वह झपटकर चिट्ठी उसके हाथ से छीन लेगी। मैं नहीं जानती इसका क्या मतलब है, वह बोली। तू नहीं जानती? एकदम गरज उठा। मैं अभी इनका मतलब तुझे बताता हूँ। पहले मैं इस पुलिंदे को आग में तो झोंक दूं, फिर आकर बताऊंगा इनका मतलब। वह चिट्ठियों का पुलिंदा लेकर कमरे से जाने लगा तो राजू ने सहसा उसका हाथ से झपट लिया। मैंने ये चिट्ठियां इतने दिनों से संभाल कर रख रखी हैं। मैं किसी को इन्हें जलाने नहीं दूंगी, वह बोली। तू नहीं जलाने देगी? कहता हुआ पागलों की तरह राजू पर झपट पड़ा। उसके हाथ से पुलिंदे को छीनने की कोशिश करने लगा। राजू चिट्ठियों को छाती से चिपटाए गठरी सी बनकर जमीन पर बैठ गई। मैं कहता हूं ये चिट्ठियां मुझे दे दे, नहीं तो मैं आज तेरी खाल उधेड़ दूंगा। राजू उसी तरह पत्थर की मूर्ति बनी चिट्ठियों को अपने साथ चिपटाए रही। चिट्ठियां छीनने के प्रयत्न में हारकर उसने लगातार 3-4 चपत राजू की पीठ पर जमा दी। तू चिट्ठियां नहीं देगी? नहीं। दे दे खसमानु खानी, बीजी डर और गुस्से से कांपती हुई आवाज में कुछ विनय के साथ बोली। भाई मांग रहा है तो तू चिट्ठियां उसे दे क्यों नहीं देती? उसी के दोस्त की तो चिट्ठियां हैं, उन्हें रखे चाहे जला दे, तुझे इनका क्या करना? मुझे पता है इसे क्या करना है, वह हाफता हुआ बोला। मैं अभी इसकी बोटी बोटी चीर कर रख दूंगा। इस पर भी राजू की पकड़ ढीली नहीं हुई तो उसने पीठ पर 2-1 लातें भी जमा दी। राजू जैसे पत्थर बनकर बैठी थी बैठी रही, परंतु फिर जाने क्या हुआ कि अचानक उसका शरीर ढीला पड़ गया। उसने चिट्ठियों का परिंदा निकालकर फर्श पर रख दिया और सब पर एक वितृष्णा की नजर डालकर वहां से चली गई। बेटा, जवान लड़की पर इस तरह हाथ नहीं उठाते। राजू के चले जाने पर बीजी ने कहा। अभी तो मैंने इससे कुछ कहा ही नहीं, वह उसी तरह हाफता हुआ बोला।
मेरी बहन इस तरह की हरकत करेगी तो मैं उसे सचमुच चीर कर रख दूंगा। ऐसी ही जिद करते हैं बेटा, और कोई बात नहीं। इसे चिट्ठियों का क्या करना है, तू इन्हें आग में जला चाहे जो कर। बीजी कहती रही। अभी ना समझ बच्ची है, इसे भले बुरे की समझ नहीं है। बाबूजी का सिर जरा सा हिला और आंखें दो एक बार झपक गई। 20 की हो चुकी है और इसे अभी समझ नहीं, वह चिल्लाकर बोला। आप लोगों के इसी लाड़ ने इसका दिमाग खराब करके रखा है। बड़ा लेखक है वह, रविंद्रनाथ ठाकुर है ना, जिसकी इसने चिट्ठियां रख रखी हैं। आप लोगों का तो कुछ नहीं, मगर मुझे तो 4 आदमी जानते हैं। मुझे तो अपनी बदनामी का ख्याल है। उसने उन सब चिट्ठियों को लेकर पुर्जा पुर्जा कर दिया। फिर रसोई घर में जाकर उन्हें चूल्हे में डाल दिया। राजो बाहों में सिर डाले चूल्हे के पास बैठी थी और वह उसी तरह बैठी रही और हिचकियां लेकर रोती रही। अब जाकर इनकी राख को पिटारी में भर ले। जब आखिरी पुर्जा भी जलकर गोल हो गया तो वह वहां से चलते हुए उसने राजू से कहा और लकड़ी के जीने पर धम धम पैरों की आवाज करता हुआ ऊपर अपने कमरे में आ गया। राजू से बात करते हुए उसका मुंह न जाने क्यों कड़वा और लसीला हो गया। वह आकर कटा सा चारपाई पर गिर गया। अब उस बात को 4 घंटे होने को आए थे। मेरी जान, आप नर हैं या मादा? दीवार पर खुदे हुए अक्षर मुंह चिढ़ा रहे थे। धूप ढलने के साथ साथ कमरे के वातावरण में हल्की ठंडक भर गई थी। गली से बच्चों के हंसने रोने खेलने लड़ने की आवाजें आ रही थी, मगर कमरे के अंदर सन्नाटा था। वह सन्नाटा कमरे में ही नहीं, सारे घर में छाया हुआ था। नीचे नल के पास में सिर्फ कपड़े धोने की आवाज आ रही थी। राजू उस समय से अब तक लगातार काम कर रही थी। सत्य ने कितना ही चाहा था कि जाकर एक बार उसके सिर पर हाथ तो फेर दे, उसे थोड़ा पुचकार दे, मगर बात सोचते सोचते क्रोध फिर लौट आता। राजू की आंखों में जो अवज्ञा, उपेक्षा और वितृष्णा उसने देखी थी, उसकी कल्पना से ही उसके मन में चिंगारियां सी फूटने लगती। कमरे का वातावरण ठंडा हो रहा था, मगर उसके अंदर रह रहकर एक तपती हुई लहर उठाती थी। हरीश के पत्र, उन रहस्यमय बिंदुओं की याद हो आने पर उसकी माथे की नसें फड़कने लगी। वह चारपाई से उठकर काफी देर कमरे में टहलता रहा। फिर खिड़की के पास जाकर गली के उदास उजाले को सांझ के गहरे रंग में घुलते देखने लगा। उसे ना जाने कि कुछ बरस पहले की ऐसी ही उदास सांझें याद आ गई। वह कितनी कितनी देर इसी तरह खिड़की के पास खड़ा रहता था। इस समय गली में खेलते हुए बच्चों के चेहरे उसके लिए अपरिचित थे। हर साल गर्मी की छुट्टियों में महीना 20 दिन के लिए वहां आने पर वह काफी हद तक अपने को उस घर में अजनबी सा महसूस करता था। हर साल गली में कुछ न कुछ बदल चुका होता। उन दिनों उसके सामने का घर इतना ऊंचा नहीं था जितना अब था। तब तक उसकी 1.5 मंजिलें ही बनी थी। उस घर की छत इस खिड़की से झांकते देखकर उस छत के बच्चे उसकी तरफ मुंह बनाया करते थे। उनके मुंह बनाने पर भी वह इसी तरह खड़ा रहता। किसी किसी समय छत का पर एक और चेहरा भी दिखाई देता था। उसी की तो वह प्रतीक्षा किया करता था। उसका नाम सरोज था। आंखें बड़ी बड़ी और काली। बच्चों को उसकी तरफ मुंह बनाते देखकर वह उन्हें डांट देती। कभी कभी सरोज की आंखें पल भर के लिए उससे मिल जाती थी तो वह एकदम सकपका जाता। उसे देखकर सरोज के चेहरे पर ना जाने क्यों एक विचित्र कठोर सा भाव आ जाता। कभी वह अकेली छत पर बाल सुखा रही होती तो उसे देखकर सामने से हट जाती। वह फिर भी देर देर तक खिड़की के पास खड़ा रहता। सरोज के सामने से हट जाने पर भी उसका खुले बालों वाला चेहरा उसकी आंखों के सामने बना रहता। वह घंटों रात को बिस्तर पर पड़ा सरोज के बारे में ही सोचता। दिन में जब घर से निकलता तो एक बार आंखें उठाकर सरोज की छत की तरफ देख लेता। उसे कितनी इच्छा होती कि कभी वह सरोज के पास से देख ले, उसके साथ हंसकर बात कर सके। कितनी बार उसके मन में यह बात आती कि किसी तरह सरोज के साथ राजू की मित्रता हो जाए और सरोज उनके घर में आने जाने लगे, मगर उसकी यह इच्छा ही रही। सरोज कभी उनके घर में नहीं आई और नहीं कभी वह उससे बात कर सका। वह एमए फाइनल में पढ़ रहा था तो एक दिन सज धज के साथ सरोज का ब्याह हो गया। एमए कर लेने के बाद जब उसकी बाहर नौकरी लगी तो उसने सोचा कि हर साल छुट्टियों में वहां आने पर उस खाली छत को देखकर उसे बहुत विचित्र सा अनुभव होगा। मगर उसने यह भी सोचा था न हो सकता है कि सरोज भी उन्हीं दिनों मायके आया करे, उसे सरोज को छत पर बाल सुखाते देखने का अवसर मिलता रहे। मगर उसके पहली बार आने तक ही घर किसी और ने खरीद लिया था और एक नई मंजिल बनवाकर उस छत को हमेशा के लिए ठग दिया। यार, तू मर्द का बच्चा होकर इस तरह की बातें करता है। हरीश को उसे अपने दिल की बात बताई थी तो हरीश उससे मजाक करने लगा। जो एक लड़की को अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकता वह जिंदगी में और क्या करेगा। हरीश की बात से उसके मन में एक नश्तर सा चुभ गया। और प्यारे,
आदमी की जिंदगी में एक नहीं कई कई लड़कियां आती हैं। एक बार चूक हो गई सो हो गई, मगर आगे कभी ना हो। सचमुच उस आदमी ने यह कितनी उजड़ता की बात कही थी। गली से आते हुए बच्चों की आवाजें सत्य को अच्छी नहीं लग रही थी। उस शोर में तो पुराने दिनों की कल्पना करना भी मुश्किल था। सामने घर की नाली से पानी गिर रहा था। राजू के धोए हुए कपड़ों का साबुन मिला पानी इधर से जाकर उस पानी में को अपना रंग दे रहा था। वह खिड़की के पास से हट आया। अब उसे अपना कमरा बहुत अकेला और उजाड़ सा लगने लगा, जैसे उसके वहां होते हुए भी कमरे में कोई ना हो, बिल्कुल खाली और बिल्कुल निर्जीव हो। नीचे आंगन से पंखे से चूल्हे में हवा करने की आवाज आ रही थी। राजू कपड़े धो चुकी थी और रात की रोटी के लिए चूल्हा सुलगा रही थी। गीली लकड़ियों का धुआं जीने से होकर रोशनदान के रास्ते कमरे में आ रहा था। सत्य चारपाई पर लेट गया। उसे लग रहा था जैसे नाली में बहते हुए झाग में ले पानी और रोशनदान के रास्ते कमरे में आते हुए धुएं ने आकार के अतिरिक्त और कुछ ना हो। ऐसा कुछ जो राजू के अंदर से उमड़कर आ रहा हो और अब नाली के दागों और जीने की स्याही में बदलता जा रहा हो। श्री मुमताज उर्फ मुमताज महल। वह फिर एकटक दीवार पर खुदी हुई इबारतों को देखने लगा। उसे फिर याद आया कि उसने श्री मुमताज उर्फ मुमताज महल के विषय में कुछ लिखने की बात सोची थी। तो क्या बात सोची थी वह ठीक से याद नहीं आया। मुमताज महल की रूह और उस दीवार के संबंध में कोई बात थी। फिर सोचने लगा कि वह लड़की श्री मुमताज देखने में कैसी होगी, उस घर में रहकर क्या क्या सोचती रही होगी, और वहां से जाते हुए दीवार पर क्यों लिख गई कि अपनी रूह यहाँ छोड़े जा रही हूँ। काश वह उस लड़की को जानता और यह भी जानता कि आज वह कहाँ है और क्या सोचती है। सहसा उसे राजू से सहानुभूति होने लगी। उसका मन हुआ कि एक बार उसे बुलाकर पुचकार ले, सिर पर हाथ फेर दे। वह उठकर जीने में चला गया। जीने में धुआं इस कदर भरा था कि वहां सांस लेना मुश्किल था। वहां आते ही आंखों में जलन महसूस होने लगी। उसने किसी तरह आवाज दी, राजू। राजू ने कोई उत्तर नहीं दिया। वह उसी तरह चूल्हे में पंखा जलती रही। सत्य ने फिर आवाज दी, मगर राजू ने तब भी कोई उत्तर नहीं दिया। केवल जीने में आता हुआ धुआं पहले से गाढ़ा हो गया। वह हताश क्रोध से कमरे में लौट आया। श्री मुमताज उर्फ मुमताज महल। सत्य को यह सोचकर और गुस्सा चढ़ने लगा कि उसके मन में कोई बात है जिसे वह चाहकर भी अपनी थकान और परेशानी के कारण ठीक से व्यक्त नहीं कर सकता, यहाँ तक कि खुद भी ठीक से नहीं समझ सकता। उसे कुछ पता ही नहीं चला कि कब उसने अलमारी से चाकू निकाला और कब दीवार में लिपियों को कुरेदना आरंभ कर दिया। उसे अपने किए का एहसास तब हुआ जब वह बिल्लू के दोनों एल सिर काटकर टी में बदल चुका, श्री मुमताज पर लंबी लंबी लकीरें खींचकर उसका हुलिया बिगाड़ चुका और कोने में बनी हुई आंख में सुराख करके उसके सब रेशे झाड़ चुका। उसने यह काम इतनी मेहनत से किया था कि उसके माथे पर पसीना आ गया, मगर जब वह थककर चारपाई पर बैठा तो कमरे का निर्जीवता पहले से और गहरी हो गई। रोशनदान से धुआं आना चाहे बंद हो गया था, मगर कमरे की सारी हवा धुएं से लदकर भारी हो रही थी। कमर सीधी करने के लिए वह चारपाई पर लेटा तो उसकी आंखें फिर दीवार पर जा टकराईं। श्री मुमताज का तो अब वहां पता नहीं था, मगर वह विकृत आंख पहले से ज्यादा विकृत होकर उसके बनाए हुए सुराख में से उसे घूर रही थी।